नरेंद्र मोदी ने रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, तो क्या वो भारत में हो रहे पेपर लीक नहीं रुकवा पाएंगे क्या? जानबूझ के नहीं रुकवा रहे हैं, समय नहीं है, चुनाव में व्यस्त हैं। उन्होंने परीक्षा लीक पे चर्चा करने का निर्णय लिया है। 2047 तक वो परीक्षा लीक पे चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी युवाओं से निवेदन है, गाय बचाएं, हिंदू बचाएं। आप चाहते हो कि 2047 से पहले परीक्षा लीक पे चर्चा हो, तो उसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त, या तो इस इंसान को झूठ बोलना छुड़वा दीजिए, या इस इंसान को फेयर एंड लवली लगा के गोरा बना दीजिए। तो ये तो एक बार गोरे हो भी सकते हैं, पर इनको तो झूठ बोलने की लाइलाज बीमारी है। जब इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से ये कहा था, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा, तो हम लोगों ने तो बात मान ली, लेकिन बीजेपी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री से बोला और भाई खुद इतना बड़ा काफिला लेके निकल गया। दिखाओ भाई। प्रधानमंत्री को लगा ये तो बेइज्जती हो गई। बात तो सही है। प्रधानमंत्री ने एक बार और प्रयास किया और हम लोगों से ये अपील की, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। तो हम लोगों ने तो बात मान ली प्रधानमंत्री की, लेकिन प्रधानमंत्री के ही मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से कहा और खुद विदेशी गाड़ियों में घूम रहे हैं स्वदेशी अपनाने वाले। भाई इतना भ्रष्टाचार करके हमने इतना पैसा कमाया, तो हम स्वदेशी क्यों अपनाएं, विदेशी गाड़ियां क्यों ना चलाएं? मोदी तो पगला गया है। अरे बेशर्मो, मोदी जी की सलाह की थोड़ी सी तो इज्जत रखो। मगर क्यों? अब मोदी जी आप ही बताओ, जब आपके मंत्री ही आपकी बात नहीं मान रहे, तो जनता आपकी बात क्यों माने? ओह माय गॉड। और आप एक बात और बताओ, जब अपने ही मंत्रियों को आप विदेशी सामान और डीजल पेट्रोल यूज करने से नहीं रोक पाए, तो हम लोग ये कैसे यकीन करें कि तुमने रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया हो? आर यू कॉमेडी मी? तो इस प्रकार की सलाह देना बंद करो। 2 कौड़ी की इज्जत हो गई है देश में आपकी। आपके मंत्री आपकी बात नहीं मान रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने मंत्रियों को ऐसी सलाह दो जिसमें आपकी इज्जत भी बनी रहे और हेडलाइन भी चल जाए। बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दें, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को यहाँ पर सलाह है, जहाँ सूत्र बता रहे हैं कि गर्मी पर पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह यहाँ पर दी गई। यहाँ मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। इस बात क्लियर है कि बीजेपी के मंत्रियों की आंखों में पानी की कमी हो गई, इसलिए मोदी जी ने पानी पीने की सलाह दी। पूछ लेता हूँ भैया, पानी पिया कि नहीं पिया? हाँ निर्मला ताई, हमारे रुपया ठीक चल रही है। डॉलर छोड़ो, तुम पानी पिया कि नहीं पिया? गर्मी बहुत है, पानी पीते रहना है ना। हाँ। कौन काले काले मंत्री बोल रहे हैं? हाँ वही शिक्षा मंत्री जी। पानी पिया कि नहीं पिया? There is no evidence of paper leak. अरे पेपर लीक छोड़ो, गर्मी बहुत है, पानी पियो। तुम समझते नहीं और काले हो जाओगे। अबे साले। कौन सड़क मंत्री? मेरे को बात समझ में नहीं आ रही कि हवा जोन से कैसे ब्रिज गिरेगा। अरे पुल की चिंता क्यों कर रहे हो? गिरने दो, मरने दो। पानी पिया कि नहीं पिया? हाँ तुम लोग पानी पीते रहना भाई। तुम लोगों की आंखों में पानी की इतनी कमी है, तो जिनकी आंखों में पानी कमी होती है ना, बेशरम कहते हैं उनको। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बेशरम से याद आया, हेलो कौन? फौजी के बलम बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी किसकी पार्टी है? बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। बीजेपी के व्यक्ति ने बीजेपी के गुंडों की पार्टी बोल दिया। मैं नहीं सुन सकता, कंफर्म करने दो। हेलो कौन? बीजेपी की भूतपूर्व महिला एजेंट बोल रही हैं। क्या आप बता सकती हो कि मोदी जी कौन है? मोदी भी, अब मैं खुल के कहती हूँ, CIA प्लांट था। मोदी जी को CIA एजेंट बोल दिया। मैं कंफर्म करने दो। हेलो कपिल मिश्रा जी बोल रहे हैं। आपने पानी पी लिया? अब मुझे एक बात बताओ, मोदी जी का नेचर कैसा है, चरित्र कैसा है मोदी जी का? सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देके लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। मोदी जी के पार्टी के मंत्री ने मोदी जी को चरित्रहीन बोल दिया। मोदी जी कुछ तो रिस्पॉन्स करो। मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूँ। जब मोदी जी अपने दायित्वों को अच्छे से निभा रहे हैं, तो मैं भी अपने दायित्वों को अच्छे से निभाऊं। मेरा दायित्व है कि मैं राष्ट्र निर्माण में योगदान दूं, आप लोगों को सही जानकारी दूं और समय पड़ने पर सही सलाह दूं। मेरी सलाह ये है कि स्किल सीखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लीजिए, कोई लैंग्वेज सीख लीजिए। वीडियो का मुद्दा है कि बीजेपी की नीयत में खोट है। अब आप खुद सोचिए, वोट किसको दिया? बीजेपी को। सरकार किसकी बनवाई? बीजेपी की। तो सुविधाएं भी कौन देगा? बीजेपी। पर दुर्भाग्य है, टैक्स वसूलती है सरकार और हम सुविधाएं मांगते हैं प्राइवेट संस्थाओं से। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में। इलाज कहाँ करा रहे हैं?
प्राइवेट हॉस्पिटल में। बच्चों का एग्जाम कौन ले रहा है? प्राइवेट संस्था। रोड कौन बना रहा है? प्राइवेट संस्था। रेलवे स्टेशन का रख रखाव कौन कर रहा है? प्राइवेट संस्था। तो ये सरकार क्या हमने भुइयां छीनने के लिए बनाई है? लेकिन अंध वक्त आके तर्क देंगे कि रोड और पुल बनाने के लिए ज़्यादा पूंजी लगती है, इसीलिए सरकार पूंजी बचाने के लिए निजीकरण कर रही है और रोड पुल बनाने के लिए निजी संस्थानों को ठेका दे रही है। आपकी बात सही है। अब मेरा दूसरा प्रश्न, सरकार ने ठेका दे दिया ठीक है, पर सरकार के जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे से पल रहे हैं, उनका इतना तो दायित्व है कि जिसको ठेका दिया है वो सही से मटेरियल डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। नहीं मालूम चले कि पुल बनते ही गिर जाए। पहली तस्वीर हमीरपुर की है। यहाँ एक निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया, 6 मजदूरों की मौत हो गई। मालूम चले कि जिस रेलवे स्टेशन के रख रखाव को दिया गया जिम्मा उसकी टीन सेट गिर जाए। फिर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की है। यहाँ प्लेटफॉर्म पर बना शेड गिरने से 3 यात्री घायल हैं। मालूम चले अभी हाईवे जो 29 अप्रैल को बना है वो 29 मई 1 महीने के अंदर ही टूट जाए। तीसरी तस्वीर के बारे में सोशल मीडिया पर दावा है कि यह हाल ही में बने गंगा एक्सप्रेसवे की है। सड़क से उखड़ रहा डामर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर सवाल खड़े कर रहा है। तो ये तो और पूंजी की बर्बादी हुई, ये तो गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हुआ। ये खिलवाड़ क्यों हो पा रहा है? क्योंकि बीजेपी की नीयत में खोट है। जिनको ठेका दिया गया है ये वही लोग हैं जो बदले में बीजेपी को चंदा देते हैं। चंदा दो, ठेका लो, देश को बर्बाद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दलाल मीडिया इनके कब्जे में है। वो ये थोड़ा ना दिखाएगी कि नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेस वे चटक गया है, वो तो ये बताएंगे मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। अरे दल्ली दीदी, मैं बताता हूँ ना मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी इसलिए होती है क्योंकि भारत का युवा अभी भी अपनी सरकार पर विश्वास कर रहा है। नहीं वो युवा जो इस भ्रष्ट सिस्टम से पूरी तरह त्रस्त हो चुका हो, यह सिस्टम जो एक एग्ज़ाम अच्छे से ना करा पा रहा हो। युवा अपने सपने लेकर एग्ज़ाम सेंटर जाता है और मालूम चले कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, वो भी ऐसे निकम्मे शिक्षा मंत्रियों की वजह से। पता नहीं क्या सोचकर इस शिक्षा प्रणाली के सेंटर 400 किलोमीटर दूर दिए जाते हैं। का एग्जाम सेंटर पड़ा था जो कि घर से 400 किलोमीटर दूर था। तो हम बच्चा गरीब है, आने जाने के पैसे की व्यवस्था कर्जा लेके करता है, ट्रेन से जाता है, वो तुमसे चल नहीं रही हैं, जानवरों की तरह बेचारे भर के जाते हैं, और एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं तो वहाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। फिर भी बच्चा सरकार से प्यार से बात कर रहा है। वो जो प्यार की मिठास है ना दल्ली दीदी, उस प्यार की मिठास की वजह से मेलोडी इतनी चॉकलेटी है। लेकिन ज़्यादा दिन मेलोडी चॉकलेटी रहने वाली नहीं है। जिस प्रकार से युवाओं में आक्रोश है, बहुत जल्द तुम दलालों को न्यूज में ये कहना पड़ेगा मेलोडी टॉफी में भी मिर्ची होती है। ये बात आज पता चली है। मेलोडी का तो पता नहीं तिहाड़ी, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए था कि कैसे बीजेपी की नीयत में खोट है और वो शिक्षा व्यवस्था में धांधली कर रही है। NTA जो एग्ज़ाम ले रहा था नीट का, उसका पेपर लीक हुआ, रद्द हो गया। यही NTA 30 मई को एग्ज़ाम ले रहा था CUET का, ये भी नहीं ढंग से ले पाए। खबर सुनिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से कराए जाने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के पहले ही दिन करीब 2.25 घंटे की देरी से एग्जाम शुरू हुआ। कई सेंटर्स पर पेरेंट्स की नाराजगी भी देखने को मिली। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा कई सेंटर्स पर करीब 11:23 पर शुरू। तिहाड़ी दल्ले, तेरे को ये नहीं सुनाई दे रहा है या ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शिक्षा मंत्री पूरी तरह निकम्मा हो चुका है? अरे यहाँ पर भी एक खबर बना दो, यहाँ पर भी थोड़ी मिर्ची लगा दो कि पूरी मिर्ची केवल मेलोडी में घुसेड़ देगा। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। अब आप समझो कि इस तिहाड़ी को 14 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं, वो भी आपके हमारे टैक्स के पैसे से। सोचो, हमारे ही बच्चों की आवाज़ नहीं उठा रहा है ये। खैर ये लोग नहीं उठाएंगे, एसी में मस्त हैं ये, इसीलिए नैया पार जिम्मेदारी लेता है आपकी आवाज़ उठाने के लिए। अब आप ये समझो कि जो NTA है वो आपके बच्चों का भविष्य कैसे खराब कर रही है, जो ये बताती है कि बीजेपी की नीयत में विशुद्ध रूप से खोट है। जब NTA की स्थापना होनी थी कांग्रेस के समय में, तो कहा गया था इसे एक वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बीजेपी ने इसको एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया, जिसका मतलब है पेपर को डेवलप करने के लिए, डिलीवर करने के लिए वेंडर्स की सहायता ली जाएगी। कुल मिलाकर पेपर ठेके पे करवाए जाएंगे। अब आप बताओ, जब पेपर का फॉर्म भरा गया तो 1100 रुपये लिए, लगभग 2,500 करोड़ केवल फॉर्म से आए, और टैक्स का पैसा तुम हमसे अलग से ले रहे हो।
तुम एक छोटा सा पेपर नहीं करा पा रहे हो, उसके लिए भी तुम ठेके निकाल रहे हो। और ठेका तुम किसको दोगे? स्वाभाविक है उसको जो तुमको चंदा देता होगा। अब जो चंदा दे रहा है वो थोड़ी बहुत तो कमाई करेगा, थोड़ी बहुत मक्कारी करेगा, और वो मक्कारी तुम नजरअंदाज करोगे, और उसका भुगतान हमारे बच्चे कर रहे हैं। कोई बात करके राजी नहीं है, बताओ। सेंटर भेज रखे हैं यहाँ 40 किलोमीटर दूर, सुबह 6 बजे से उठ के आ रहे हैं। इसीलिए तुम इस्तीफा नहीं दे रहे हो, क्योंकि सब मिली भगत है। और तुम्हारी मिली भगत का मकसद ये है कि चंदा देने वालों को ठेका देना है, और तुम्हारी होर्डिंग लगाने वालों को दलाली करवाना है। बीच में पेपर बेचने का काम भी तो करेंगे। बिना एक सिस्टम के पेपर लीक हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा ना होता तो यही एनटीए 30 मई को जो CUET का एग्जाम कराने वाली थी उसको ढंग से करा देती, वो भी तो नहीं करा पाए। कुल मिलाकर जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह फेल है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो खुद शिक्षा मंत्री ने दिया है। नीट का पेपर जो रीनीट होने वाला है जून में, उसको कराने के लिए एयरफोर्स की सहायता लेनी पड़ रही है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं कि इस देश में एक पेपर कराने के लिए एयरफोर्स की सहायता लेनी पड़ रही है। भगवान ना करे कभी इस देश पे युद्ध हो जाए तो हम किसकी सहायता लेंगे। खैर, रही बात युद्ध की, तो हम ऐसे निकम्मे मंत्रियों के भरोसे थोड़ा ना बैठे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए हमारी आर्मी खड़ी है, नेवी खड़ी है, एयरफोर्स खड़ी है। आंख बंद करके उन देशभक्तों पे हमें भरोसा है। युद्ध तो छोड़ो, कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तकलीफ हमें अंदर के इन दीमकों से है। कहते हैं नक्सलवाद खत्म कर दिया। अरे वो नक्सलवाद तो किसी एक एरिया में था। ये सफेद पोश नक्सलवादों का क्या करें जो बच्चों का भविष्य खाए जा रहे हैं, पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। और मोदी जी को ये नहीं दिख रहा है कि जो शिक्षा मंत्री एक अच्छे से पेपर नहीं करा पा रहा है, एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ रही है, प्रधानमंत्री को खुद इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, तो सोचो वो कितना योग्य होगा। पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? क्या बीजेपी में और कोई योग्य नहीं है? और दूसरी बात, अगर इनको पद से हटा भी दिया गया तो इन्हें कोई दूसरा मंत्रालय दे दिया जाएगा। मैं तो मोदी से कहूंगा कि निकम्मा तो निकम्मा ही रहेगा ना। जो हालत शिक्षा व्यवस्था की है वो दूसरे मंत्रालय कर देगा। और कौन सा ऐसा मंत्री है जो इस देश में अच्छे से काम कर पा रहा है? आधों को तो हम जानते ही नहीं है, क्योंकि सब काम तो मोदी जी करते हैं। रेल मंत्री का उद्घाटन रेल मंत्री ना करते हुए मोदी जी करेंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी करेंगे, रोड का उद्घाटन मोदी जी करेंगे, परीक्षा पे चर्चा मोदी जी करेंगे, लेकिन पेपर लीक होने के बाद जिम्मेदारी मोदी जी नहीं लेंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी छोड़ो, उनका मंत्री नहीं जिम्मेदारी ले रहा है, वो तो किसी और के ऊपर डाल रहा है। इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है ऐसा बोल रहे हैं, और विपक्ष सच में जिम्मेदार है। Right now, and their parents are anxious. They've been traumatized. राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। विपक्ष इस देश का इतना निकम्मा है कि वो एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। बस मंच से आके पों ट्वीट आके टोंटो। इतने निकम्मे हो रहे तुम कि एक इस्तीफा नहीं ले पा रहे तुम। धिक्कार है तुम्हारे विपक्ष होने पर। लेकिन मुझे लगता है कि इस बर्बादी का जिम्मेदार ना विपक्ष है ना सत्ता पक्ष है। हमारी इस बर्बादी के जिम्मेदार हम ही लोग हैं। और हमारे लिए कोई अगर आवाज उठाए तो हम उसको देशद्रोही साबित करने का प्रयास करने लगते हैं, और जो हमें बर्बाद कर रहे हैं वो हमारे लिए भगवान हो जाते हैं। जैसे मैंने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया तो चमचे आगे कमेंट करेंगे, सत्ता पक्ष पे मैंने सवाल उठाए अंधभक्त आगे कमेंट करेंगे। अबे कमेंट करने से पहले कच्चे तो देख लो तुम लोग अपने, इतने बड़े बड़े छेद हैं तुम्हारे। तुम्हारा बाप कर्जे में दबा हुआ है, EMI तुम्हारा घर चल रहा है, तुम्हारे हाथ में जो झूठे सपनों के झंडे हैं ना, इनको जरा साइड में रख के फिर देखो, हाथ में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। और अगर ऐसा रहा तो भविष्य में यही हालत होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ उठाने वालों को तुमने खुद कुचलवा डाला है। तुम्हारी आवाज़ उठाने वाले तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। तुम केवल अंधभक्ति में डूबे हुए हो। तुम्हारा भविष्य अंधकार में बना हुआ है। उदाहरण के तौर पर शिक्षा मंत्री एक ढंग से एग्जाम नहीं करा पा रहे, एयरफोर्स लगानी पड़ रही है। समझो कितनी विकराल स्थिति आ चुकी है इस देश में। नीट का पेपर लीक हो गया, इन्हीं के अधीन है। CUET का पेपर अच्छे से नहीं करा पाए, इन्हीं के अधीन है। SSC का पेपर हो नहीं पा रहा है, इन्हीं के अधीन है। राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे लाठियां खा रहे हैं, फिर भी नहीं, हमारा पार्टी महान है, हमारा नेता महान है। पिछवाड़े सुझा दिए मार मार के, लेकिन हमारा नेता महान है। अबे जागो बे। और देखो कि कैसे दिन दहाड़े इस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा व्यवस्था का कवाड़ा कर दिया है। अरे सरकारी एग्जामों के एग्जाम लेना तो छोड़ो बाबू, कक्षा 12वीं के एग्जाम होने के बाद उनकी कॉपी चेक तक नहीं करा पा रहा है हमारा ये शिक्षा मंत्री। CBSE कहने को सरकारी संस्था है, स्वायत्त संस्था है। अरे काहे कि स्वायत्त संस्था हो तुम, तुम्हारे पास खुद का ऑनलाइन कॉपी चेक करने का सिस्टम तक नहीं है। तुम्हें बाहर से सहायता लेनी पड़ती है। तो हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है ये बताओ। जब हम टैक्स सरकार को दे रहे हैं तो सुविधाएं प्राइवेट संस्थाओं से क्यों ली जा रही हैं?
और क्या इतने सालों में जो डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम चलाया गया, हम ये भी नहीं कर पाए कि हमारी सरकारी संस्थाओं में इतना डिजिटल इंडिया हो जाता कि ऑनलाइन कॉपी चेक कर पाते? या फिर मोदी सरकार यह स्वीकार कर ले कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम केवल होर्डिंग तक और प्रचारों तक ही सीमित था, जमीन पर तो वो उतरा ही नहीं? अगर उतरा होता तो क्या सीबीएसई को किसी बाहरी संस्थान की सहायता लेनी पड़ती ऑनलाइन कॉपी चेक करने के लिए? तो डिजिटल इंडिया तुम्हारा फेल है। मान लिया कि डिजिटल इंडिया फेल है, इसीलिए हमें बाहरी संस्थान की सहायता लेनी पड़ रही है और टैक्स के पैसे तुमने अय्यासी कर ली। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो यहां पर भी तो देशभक्ति दिखा सकते थे, बच्चों का भविष्य बना सकते थे। भले ही तुमने बाहरी संस्थान की सहायता ली ऑनलाइन कॉपी चेक करने के लिए, वो संस्थान भी तो ऐसा देखते जो ईमानदार हो। जिस संस्था को तुमने जिम्मेदारी दी उसको तेलंगाना में बैन किया गया था। लेकिन ये भूल गई कि इस कोएम टेजुटेक कंपनी का पहले नाम क्या था, क्योंकि एलिगेशन ये आ रही है कि इस कंपनी का पहले नाम था ग्लोबल एना टेक्नोलॉजी, जो भैया तेलंगाना की फर्म थी और इसने 2019 में तेलंगाना बोर्ड एग्जाम्स के लिए सेम सॉफ्टवेयर बनाया था। लेकिन उस साल भी लाखों बच्चों ने सेम प्रॉब्लम फेस करी थी। फिर तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन फिर इस कंपनी ने भैया अपना नाम चेंज करके टेंडर डाल दिया सीबीएसई के अंदर। तो जो खुद योग्य नहीं है उसको इन बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कैसे सौंप दी आपने? क्या उसने तुम्हें चंदा दिया था? वो चंदा तुम्हें अगर कोई दे, तुम देश बेच दो, बच्चों का भविष्य तो छोड़ो। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सिस्टम सड़ा के रखा हुआ है, तभी तो कॉकरोच जन्म ले रहे हैं। मतलब कक्षा 12वीं का बच्चा ये प्रताड़ना झेलते हुए निकलेगा, जब वो ग्रेजुएशन करने जाएगा, CUET का एग्जाम देगा, तो वो भी तुमसे एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। एग्जाम पास करने के बाद किसी सरकारी नौकरी में बैठेगा तो वो भी तुमसे एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं कहूंगा ना, बीजेपी की नीयत में खोट है। वो चाहता है कि भारत का बच्चा पढ़े नहीं। तुम आने वाले भविष्य को अंधकार में रखना चाहते हो और अपने आप को देशभक्त कहते हो। अब मोदी जी आप बताओ, असली देशभक्त कौन? जो बच्चों का दिन दहाड़े भविष्य खराब कर रहा है वो, या वे लोग जो बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं? मेरा ये मानना है कि अपने देश के लिए आवाज उठाना सबसे बड़ी देशभक्ति है, क्योंकि देश से बढ़कर कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो समर्थन में रहिए, नहीं तो अंधकार में तो जी ही रहे हो। गाली दे के जीवन यापन अगर कर सकते हो तो कीजिए। कितने दिन कर पाओगे वे? एक समय के बाद गालियों से पेट नहीं भरेगा, उसके लिए अनाज चाहिए। पानी के लिए तरसा दिया है, बहुत जल्द अनाज पे नंबर आने वाला है। इससे पहले कि तबाह हो जाओ, अपने आप को मजबूत करो। तुम मजबूत तो देश मजबूत हो जाए। कोशिश कीजिए कि आवाज़ उठाएं। जो गलत हो रहा है सो गलत हो रहा है। अगर कहीं पुल टूट रहा है तो क्यों टूट रहा है? हवा से पुल नहीं टूटते। सड़कें टूट रही तो क्यों टूट रही हैं? सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार किसने किया है? बनाने वाले ने। उसको ठेका किसने दिया है? सरकार ने। क्या सरकार ने बिना जान पहचान के ठेका दे दिया है? नहीं। या तो बदले में चंदा दिया होगा, या सरकार को अयोग्य या कमज़ोर लोगों की पहचान नहीं है। तो सरकार खुद कमज़ोर है भाई। जो गलत लोगों को ना पहचान पाए वो योग्य कैसे हो गया? तो या तो भ्रष्ट हो या अयोग्य हो। दोनों स्थिति में कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हो। कुर्सी छोड़ो, जनता आती है। जय हिंद, जय भारत।